प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। नमस्ते, आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की खास पेशकश में आज हम एक बहुत ही बड़े शिक्षाविद से मिल रहे हैं, जो न केवल यांत्रिकी और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए चीज़ों पे पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं और तैयार करते हैं स्टूडेंट को, बल्कि समाज की जो यांत्रिकी है, खास करके जिसको हम सोशल फैब्रिक कहते हैं या सामाजिक संरचना कहते हैं, उस पर भी बहुत पैनी निगाह रखते हैं। सर से हम आज सर के बारे में ही थोड़ा इनके जो सोशल कंसर्न है उसको जानेंगे, क्योंकि हर एक शिक्षक समाज सुधारक तो होता ही है, राष्ट्र निर्माता होता है। और ये बात केवल किसी एक संस्थानों के शिक्षक पे लागू नहीं होता, सब पे समान रूप से लागू होता है और हर कोई अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत बेहतर तरीके से करता है। आज प्रोफेसर जैनुल आबिदीन जाफरी साहब साथ में हैं और इनसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं जिस पे चर्चा नहीं होती है, पिछड़ेपन के कारणों को लेके शिक्षा किस तरीके से कारगर होता है या कारगर भूमिका निभा सकती है, या फिर समाज में जो बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए नई पीढ़ी को किस तरीके से हम तैयार करें, इन तमाम सारी बातें आएंगी। ये बहुत ही हल्की फुल्की और एक सहज भाषा और सहज शब्दों के तहत ये बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है और आप अपने बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। वैसे आप किसी पर मोहताज नहीं हैं, आप देश भर के अलग अलग आयोगों में जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जाते हैं, भारत सरकार की कई कमेटियों में आप मेंबर हैं। लेकिन दर्शकों के लिए, जिनके लिए हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं, जिन नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, उनके लिए आप थोड़ा बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ताल्लुक़ भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, बस लेकिन ये रहा कि शिक्षित परिवार से रहा। मेरे दादा के ज़माने से, मेरे दादा भी प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर थे, फिर मेरे वालिद साहब, मेरे चचा, यहाँ तक कि मेरे नाना नानी, यहाँ तक कि मेरे सास ससुर सब टीचिंग कम्युनिटी से। तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं टीचिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई लिखाई, चूँकि हमारे घर में किताबों का ज़ख़ीरा था, तो पढ़ने का शौक़ शुरू से रहा। गांव से मेरा ताल्लुक़ है और जो कुछ मैं बोलता हूँ या जो कुछ मैंने सीखा है वो अपने तजर्बे से, और जो मैं कहता हूँ वो भी अपने मुशाहिदे से। किताबी चीज़ें बहुत कम हैं। आज भी मैं अपने गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, साल में 2-3 बार जाना ही होता है और अपने गांव के तमाम लोगों से मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं। बात ये पसमानदा समाज की हो रही है। 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि पसमानदा समाज, पसमानदा कई चीज़ों की होती है। अब पसमानदगी सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ 2 चीज़ों की आजकल है। पसमानदगी तालीम के हिसाब से, और उससे बड़ी चीज़ है पसमानदगी ज़हनी तौर पे। क्या आपकी ज़हनी पसमानदगी है, आपकी सोच विचार में क्या है, और आपके आदाब में, सोशल लाइफ में ये कितने आपके हैं, और ये सोशल लाइफ आपके आदाब और विचार से आते हैं। मैं आजकल ज़्यादा जब भी बात करता हूँ, मैं तालीमी एतबार से बात करना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में। बिल्कुल, इसी पे बात की ज़रूरत भी है। पसमानदा जो है, एक और मैं बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जब पसमानदा एक्टिविज़म या एक्टिविस्ट हैं और पसमानदा के लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब हम मुहिम चला रहे हैं, इसका हमारा मकसद ये है कि जो पसमानदा समाज है वो ऊपर बढ़ के पसमानदा से तरक्की याफ्ता हो जाए। आप कोई और नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप तरक्की याफ्ता हो जाएं, तो उस तरक्की याफ्ता के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अब उसके आपको
पावर चाहिए। मैं 2 बातें कहता हूँ कि पावर दुनिया में आपके पास है तो आप पसमानदा नहीं हैं। आप कुर्सी पे बैठ गए आप, तो आपके पास ताकत है, फिर तो हर आदमी आपके आके नीचे बैठेगा, आपके जी हुजूरी करेगा। इसका मतलब पसमानदा नहीं है। पसमानदा तो वही ना जिसको दबाया जाए। तो मैं कहता हूँ पावर चाहिए आपके लिए। सो द मेन चीज़ है कि ये आपको पावर अपनी बढ़ानी है। अब दुनिया में मैं समझता हूँ 3 तरह की पावर है। लोगों से बात करता हूँ कि 3 तरह की पावर है। एक हुकूमत की पावर, या जिसको हम कुर्सी की पावर कहते हैं। आप मंत्री बन जाएं, आप जो है कोई डायरेक्टर बन जाएं, तो ये पावर हो गई। आप डीएम बन जाएं, पावर हो गया आपका। दूसरी पावर जो है वो पैसे की ताकत है। आपका बहुत बड़ा पैसा हो तो मंत्री भी आपके घर पे आएगा। तीसरी पावर जो है वो इल्म की पावर है, शिक्षा की पावर है। आपके पास नॉलेज है, आपके पास शिक्षा है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो पैसा वाला भी आपके पास आएगा और कुर्सी वाला भी आपके पास आएगा। मैं नॉर्मली फोकस तीसरे पावर पर करता हूँ, शिक्षा के ऊपर, क्योंकि ये आपकी, इसके लिए ना तो आपको पैसे की ज़रूरत है ना कुर्सी की ज़रूरत है। यानी इसके ज़रूरत है तो और अच्छी बात है, नहीं है तब भी आप सीख सकते हैं। तो अगर जो आपने इल्म की ताकत बढ़ा ली तो आपके हर जगह पूछे कि मैंने एक गांव से पढ़ करके, एक प्राइमरी स्कूल के टीचर के घर से पढ़ करके, लेकिन उन्होंने अपने पूरा सरमाया खर्च किया मेरी पढ़ाई पे, और आज तालीम याफ्ता होने के बाद और मैंने उसमें मेहनत की। कंपटीशन तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, माँ बाप पैसा खर्च कर सकते हैं, वो हमने किया। और आज मैं इल्म के एक प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग का। और वैसे मुझे ऑफ़र बहुत सारे थे, लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया मैंने ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है इज़्ज़त वक़ार है, बहुत सारी पोजीशंस पे मैं फायज़ रहा। दूसरा ये कि जामिया के अलावा हिंदुस्तान में मैं अपने इल्म की वजह से हिंदुस्तान में हर महीने किसी न किसी स्टेट्स में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और पूरा खर्चा हमारा जो है सरकार उठाती है। सिर्फ या तो मैं कहीं लेक्चर देने जा रहा हूँ, कहीं अपने एक्सपर्टाइज़ की वजह से उसका इवैल्यूएशन करने जा रहा हूँ। जैसा विनय भाई ने पहले जिक्र किया था कि तकरीबन मैं समझता हूँ कि कश्मीर से लेकर के और जो त्रिपुरा तक इस पब्लिक सर्विस कमीशंस में मैं गया हूँ एज एक्सपर्ट। ये क्यों लोग मुझे बुला रहे हैं? इसलिए नहीं कि मैं क्या हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे एक सब्जेक्ट की मैं एक्सपर्ट हूँ, एक सब्जेक्ट का मैं एक्सपर्ट हूँ, इसलिए बुलाया जा रहा है। तो मेरा जो फोकस बार बार रहता है कि हम जो पसमानदा समाज हैं, क्योंकि हमारे पास कुर्सी की पावर नहीं है, हमारे पास पैसे की ताकत नहीं है, तो हम अपने जो भी सरमाया अख्तियार करके तालीम के क्षेत्र में आगे बढ़ें, उसके लिए अनथक मेहनत करनी पड़ेगी। बैकडोर का रास्ता अख्तियार नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आप कम आपकी मेहनत करेंगे तो आपका दाखिला प्राइवेट कॉलेज नहीं हो पाएगा, इसलिए पैसा नहीं है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर आप बताइए सर, आपकी बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए और विस्तार से, जैसे आपने प्राइवेट और सरकारी का जो जिक्र किया है, मुझे लगता है कि हम में से या हम जैसे जो इस देश के असंख्य लोग हैं, बच्चे हैं, सरकारी संस्थान नहीं होता तो शायद नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल, हमें नहीं पढ़ पाते। तो कई सारी परिवारों की ऐसी स्थिति होती है कि बच्चों को मजबूरन काम पे भेजना पड़ता है, या फिर बिल्कुल सही है। ये लगता है कि नहीं ये कमाएंगे नहीं तो फिर घर का काम नहीं चलेगा। अभी कुछ देर पहले हम लोग ऑफ कैमरा जो बातचीत कर रहे थे तो उसमें था कि भले कम क्वालिटी का कपड़ा पहनाओ, 1-2 कपड़ा ही रखो, खाना थोड़ा बहुत उम्दा नहीं खा सकते हो तो मत खाओ, लेकिन पढ़ाओ ज़रूर। तो पेरेंट्स को, खास करके उन पेरेंट्स को जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, जो कमाते खाते हैं, जो अपने पेशेगत कामों से जुड़े हुए हैं और उनके अंदर भी प्रतिभा है, वो चाहते हैं बच्चों को आगे भेजना, और तो उनके क्या
संभावनाएं हो सकती है, किन किन क्षेत्र में उनको जाना चाहिए, इस पे भी थोड़ा आप मैं बताइए, यही बात बड़े आप- एक्सपर्ट। बस यही बात पे मैं आना चाह आपसे रहा इन था। सब बातों पे बात करना, एक चीज और जोड़ दूं मैं कि सचिन तेंदुलकर को गली में खड़ा करा के बैटिंग कराने जैसा जी, है। जी। लेकिन आप चूंकि कंसर्न रखते हैं इस समाज से और समाज की उत्थान में आप अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहते हैं, इसलिए ये सवाल आपसे हम कर रहे हैं। मैं इसी बात पे धीरे धीरे चलिए आना था मुझे। अब दो बातें हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए भाई पैसे तो हर जगह खर्च होंगे, शिक्षा के लिए भी, और आज के ज़माने ख़ास तौर पर जबकि प्राइवेटाइजेशन का जोर हो गया है। और मैं बताऊं 50 साल पहले भी शिक्षा महंगी थी, लोग समझते नहीं है। अगर जो 1 रुपया फीस थी तो उस ज़माने में लोगों की 4 ही रुपये तनख्वाह हुआ करती थी। लेकिन ये बीच में काफ़ी चीज़ें सस्ती हो गई थी हमारी तालीम, और फिर से प्राइवेटाइजेशन पे हम लोग आ गए हैं। मैं अपने पसमानदा समाज को हम 2 वर्गों में बांटते हैं। एक तो वो है जो वाकई बहुत ही गरीब हैं, इकोनॉमिकली बहुत ही कमज़ोर हैं कि उनको 2 वक्त का खाना भी मुश्किल है। एक हमारा पसमानदा समाज वो है जिसके पास खाने पीने का अच्छा खासा है, बहुत अमीर नहीं है लेकिन अच्छा खासा कमा रहा है वो है। मैं एग्ज़ाम्पल देकर समझाता आपको हूँ। मैं पूर्वांचल के इलाके का रहने वाला हूँ। मऊनाथ भंजन एक इलाका है जो मेरे घर से करीब है। मैं गांव में हूँ, मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर पे मऊनाथ भंजन है। ज़्यादा लोग बुनकर हैं, पैसे की कमी उनके पास नहीं है, लेकिन शिक्षा ज़ीरो है। क्यों? देखिए, अभी मैं उनकी बात बाद में करूँगा, जो पैसे से कमज़ोर है उनके लिए क्या करना है, लेकिन अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन उस शिक्षा क्यों नहीं है। मतलब साधनहीन और साधन युक्त वालों में ये जहनी पसमानदगी है जी। क्यों? मैंने जहनी पसमानदगी, मैं वहाँ जाके काम किया हूँ, मेरे रिलेटिव्स वहाँ पे हैं और उनके पास हमसे, हमारे घर से ज़्यादा पैसा था। मेरे वालिदैन ने हमें अलीगढ़ भेज के पढ़ाया। वहाँ जब कहा गया तो कहते हैं मियाँ पढ़ लिख के क्या करना है, नौकरी करके कितनी तनख्वाह मिलेगी, हम तो बहुत पैसा कमाते हैं। इसको ज़हनी पसमानदगी कहते हैं। अब एक दूसरी जगह एक कौम है, एग्जाम्पल थोड़ा सा बहुत ऊपर लेकर दूंगा। धीरू भाई अंबानी के पास इतना पैसा था कि उसकी 7 पुश्तें फ्री में बैठे खा सकती थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने अपने दोनों बच्चों को हार्वर्ड भेज के पढ़ाया, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। हार्वर्ड भेज के पढ़ाया उन्होंने। इंडिया में एडमिशन नहीं हो सकता था उनका, लेकिन हार्वर्ड में हो सकता था, पैसा चेक पर पढ़ाया। अगर जो धीरू भाई ये अंबानी ये बात सोचते कि मियाँ इतना हमारे पैसा, मेरा बेटा क्यों पढ़ने जाएगा, तो आज धीरू भाई अंबानी के पास बैठ के उनकी कंपनी डूब गई होती। लेकिन उनके मरने के बाद उनके बेटों ने उनकी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। क्यों? कि वो पढ़े लिखे थे, ज़हनी तौर पे उनकी तरक्की हो गई। मऊ में, बनारस में, पोपागंज में, ये मैं उन इलाकों का नाम ले रहा हूँ जो हमारे पूर्वांचल से रहा, जहाँ को मैं जानता हूँ खूब अच्छी तरह से। उन लोगों के पास, जिनके पास इतने पैसे आज से 30-40 साल पहले थे कि पूरा पूरा शहर खरीद सकते थे, आज उनकी हालत ये हो गई है क्योंकि बिजनेस ठप हो गया है, मिलें आ गई, चाइना का माल आ गया, माल बनना बंद हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक कि जो वर्कर थे उनके यहाँ, जो साड़ियाँ बुनते थे, उनके पास इतना पैसा था कि जो हमारे बाप और दादा दोनों की तनख्वाह मिला कर उससे कमाते थे। अब वो 16 सड़क पे आ गए हैं। क्यों? वो ज़हनी पसंद है। उनके बच्चे अगर जो अपने बच्चों को हार्वर्ड भेज करके MBA करा लिए होते तो वो सारा एक्सपोर्ट उन्हीं के बच्चे करते हैं। हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं अयाज भाई बैठे में, इनको याद है, अलीगढ़ में हम पढ़ते थे। सबसे ज़्यादा मालदार भदोही वाले, कालीन वाले। वहाँ की 20 लड़कियाँ पढ़ने आती थीं, लड़कियाँ सब पढ़ी लिखी, लड़के भी पढ़ने के लिए 20 लड़कियाँ आती थीं, और घर के एक लड़के को इसलिए एडमिशन कराते थे कि इनको लेके जाए और लेके आए। ये ज़हनी पसमानदगी थी। मैं उस पसमानदगी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दूसरा मुद्दा आया, वो आदमी जो गरीब है, पहली चीज़ उसको ये ठाननी है कि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं गरीब मरूंगा नहीं। तो उसका क्या करना है कि अगर जो वो
पैसा कम है, आधी रोटी खाए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाए, लेकिन वो उसके जहन में नहीं है। वो जो पैसा मिलता है उसमें से 90% खा जाता है। सर बीच में एक रोक के एक छोटा सा सवाल लेते हैं, वो थोड़ा कनेक्टिंग है, आपकी बात को और विस्तार देगा। जैसे आप मऊ की जो बात आप कर रहे हैं या फिर कोपागंज, भदोही की जो बनारस लड़कियाँ, हाँ जी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तरफ कहा जाता है कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को बहुत ज़्यादा पर्दे में रखा जाता है, हाँ, लेकिन ये दोनों जगहों पे, मऊ में भी लोग जिक्र किए कि वहाँ पैसा है लेकिन शिक्षा नहीं है, और भदोही में भी पैसा है, शिक्षा नहीं है, लेकिन वहाँ का फीमेल एजुकेशन का जो रेशियो है वो मेल से कई गुना ज़्यादा है। वहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, वो PhD की हुई हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे हैं, विदेश में जाके पढ़ रही हैं। क्योंकि आप एक बड़े शिक्षाविद हैं तो इसलिए एक छोटा सा कमेंट इस पर लेना चाहते हैं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ ये एकेडमिक इनपुट का भी थोड़ा एक जो पैनोरमा है उसको थोड़ा खोले आपने। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं सर? नहीं, मैं इसकी दो ही वजह ना। इसका एक पॉजिटिव आप कहेंगे लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन मैं दूसरा इसका नेगेटिव पहलू ये देखा गया कि मऊ में भी लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लड़के कम पढ़े लिखे हैं। भदोही में, बनारस में भी लड़कियां ज़्यादा पढ़ी हैं, लड़के कम पढ़े लिखे हैं। इसकी दो वजह हुई। एक तो ठीक है, मुसलमानों ने कहा कि हमारी और लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ेंगी और पर्दे में रहेंगी, क्योंकि अलीगढ़ एक सिर्फ वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन तक महिला कॉलेज अलग है, लड़कियों का इंडिपेंडेंट है, और वो जेल जैसा ही रहता है वहाँ के ऊपर, उनके अंदर कोई जा नहीं सकता है। तो हमारे मुस्लिम समाज के लिए अच्छा रहा, और ये हम इसको क्रेडिट देते हैं। ये फारूक अब्दुल्ला के दादा जो हैं कश्मीर के जो थे, शेख अब्दुल्ला साहब, उन्होंने बनाया वो कॉलेज, इसलिए उसका नाम अब्दुल्ला कॉलेज है। मऊ में क्या है, चूँकि लड़के तो बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, औरतें क्या करें, वहाँ जगह जगह कॉलेज खुले। मऊ में गली गली में कॉलेज खुला है, डिग्री कॉलेज तक। और इसमें भी कंट्रीब्यूशन आपका जो है अरबिक बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड का, उसमें लड़कियां करें क्या घर में, तो माँ बाप ने कहा पढ़ो, पर्दे में रहना, तुमको पर्दे में रहती वो सब हैं, पढ़ाई किया और फिर उसी में टीचर हो गए वो सब। तो ये वजह है, या फिर वहाँ से ज़्यादा पढ़ाई कर ली, अच्छा की, तो उसको बाहर भेज दिया। ये बहुत अच्छी चीज़ लड़कियां पढ़ी, लेकिन लड़कों को क्यों नहीं पढ़ाया? इसलिए कि ये पैसा नौकरी करके, लड़कियां भी होकर नौकरी नहीं करती हैं, नौकरी करके क्या करेंगे, वो तो हम पैसा खुद कमा रहे हैं। मेरा जो लड़ाई है इस बात पे है कि ये जहन को ख़त्म करना है कि मैं उनसे बार बार कहता बिजनेस करो, लेकिन बड़ी कंपनी लगाने के लिए आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। और मैं बता दूं, मऊ में, बनारस में ये पैसा बोरिए में है। अभी लोग वाइट मनी, ब्लैक मनी का समझ नहीं पाते हैं। आज आपको एक कंपनी लगानी है तो आपको 10 करोड़ रुपया वाइट मनी चाहिए, बोरिया वाला पैसा नहीं चलेगा आपका। तो ये चीज़ जो हमें समझानी थी कि आप उनको नौकरी मत करें, बिजनेस कराइए जाएगा, क्योंकि ये ब्लैक मनी वाइट मनी वाला जो है, हाँ, ये अच्छी बात है, आपने फ्लो में कहा, ये सही है, ये समझना चाहिए। आप उनको पढ़ाइए, नौकरी, मैं अभी भी कहता हूँ कि नौकरी तरफ मत भेजिए, आप बिजनेस कराइए। क्यों कि अब आपको दो चीज़ पावर मिली। हमने पहले कहा था दूसरी पावर जो है सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस वाली है। अगर जो आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए हैं तो सारे नेता, सारे मंत्री, सारे DM आपके घर आएंगे। तो आप, मैं एक और बात कहता हूँ, शायद कोई से बुराई नहीं कहने में, इट इज़ ए नॉन पॉलिटिकल। एक तबका यहाँ पे हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल इशू उठ रहा है वो ये कहता है कि भाई सियासत हम करेंगे, मुसलमानों को सियासत नहीं करना है, और सियासत में आप हमारे आगे बढ़ने में टांग अड़ाएंगे तो हम आपको जेल में भेज देंगे। ये हो रहा है बिल्कुल। तो क्या ज़रूरत है, आप बिजनेस कीजिए, दूसरी पावर लीजिए। और अभी तो जो वंचित तबका है, खास करके मुसलमानों की, जिसको हम पिछड़ा पसमानदा कहते हैं, उस पर तो बहुत फोकस है, बहुत सारी बातें हो रही है, हर जगह एकदम छाया हुआ है। तो इसको किस रूप में देखते हैं? ये प्योर पॉलिटिकल है। लेकिन सोसाइटी में तो कोई भी ऐसा डेवलपमेंट बिना पॉलिटिकल नहीं होता। यही तो मैंने आपसे कहा ना कि दो चीज़ें हमें हैं, पॉलिटिकल
एक्टिविज़म ज़रूरी है पॉलिटिकल माहौल बनाने के लिए, ताकि आपको जो दबाया जाता रहे। एक ज़माने में ये शोषित तबका जो है स्कूल नहीं जा सकता था, लेकिन अब ये पॉलिटिकल माहौल बनने से वो स्कूल जा सकता है। लेकिन पॉलिटिकल माहौल बना के डर का ख़त्म हो गया, लेकिन अब वो तबका स्कूल नहीं जाएगा आज भी, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो पॉलिटिकल होती है माहौल बनाने के लिए, इसलिए पॉलिटिकल एक्टिविज़म इज़ नेसेसरी। ये जो हो रहा है इसको मैं गलत बिल्कुल नहीं कहता हूँ, लेकिन आपने सवाल पूछा था कि ये क्यों हो रहा है, तो मैंने कहा ये पॉलिटिकल है। लेकिन मैंने पॉलिटिकल को, सियासत को डिनाई नहीं किया। सियासत इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यानी सोसाइटी, वो होना चाहिए। लेकिन अगर जो नीचे वाला काम नहीं होगा, जो हमारे शिक्षा में काम हो रहा है उनको नहीं बताया जाएगा। सरकार ने शोषित समाज के लिए स्कॉलरशिप बनाई, नीचे वाले को पता ही नहीं है। तो ये तो आप जैसे जो बुद्धिजीवी हैं, जो शिक्षा करना हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सही है। तो हमें एक जो एक्टिविज़म, एक पॉलिटिकल लोग काम कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, एक नीचे दूसरा तबका जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, और उसमें यही काम है। मैंने अपने एक दोस्त से, बल्कि आपको याद होगा शायद, मैंने कहा था कि भाई आप लोगों को जमा, चूँकि मेरा मिजाज यही है शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, आप उनको जमा कीजिए, मैं उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स को बताऊंगा कि बिजनेस के लिए कहाँ कौन कौन सी स्कीम है, और मैं इसके ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, इसके ऊपर दूसरे लोग मेरा लेक्चर करवाते हैं, लेकिन हमारा पसमानदा समय आज तक मुझसे अप्रोच नहीं किया। आप कहे कि इस पर भी वीडियो बनाएंगे, कम से कम और कुछ नहीं, फिजिकल तो डिजिटल तरीके से ही। हमने तो ये कहा था कि मेरे पास लेक्चर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, बच्चों की शिक्षा में स्कॉलरशिप का, पसमानदा के लिए कितने कितने स्कॉलरशिप गवर्नमेंट किस स्टेट में क्या दे रहे हैं, खासतौर पर मैं यूपी स्टेट पे फोकस करता हूँ, बाहर का मुझे बहुत कम पता है। बिहार में बहुत तो यूपी स्टेट का मुझे पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पता है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूँ, तो वो उसमें जो स्कीमें हैं वो हम बता सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग के ऊपर मैंने बार बार कहा कि हमारा बच्चा 8वीं क्लास में है, अब जो थोड़ा सा लेकर हमें IAS बनना है और डॉक्टर बनना है, ये मुश्किल चीज़ है, लेकिन यही नहीं है। तो इस पर एक ज़रूरत है विनय भाई कि पॉलिटिकल जो लोग काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक और मैं आपको बता दूं जो थोड़ा हट, बट इज नॉट द एवरीथिंग। नहीं, कोई भी चीज़ एवरीथिंग नहीं है। समाज हर इम्पोर्टेंट एक पार्ट है जी, पार्ट है। मैं एक दूसरी बात बता दूं आपसे, पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जो पावर में है, जिनको मैं राजा बोलता हूँ, राजा कभी प्रजा का भला नहीं चाहती है, याद रखिए, राजा कभी भी प्रजा का भला नहीं चाहती है। अब जब आया डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में चूंकि जो राजा बनता है वो पब्लिक के वोट से बनता है, जो लोग इलेक्शन लड़के जाके नेता पोस्ट पे बैठ जाते हैं वो भी भला नहीं चाहते हैं। स्कीम बनती है हमेशा बिजनेस वालों से मिल करके, लेकिन जब नीचे की जनता जो एक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि हमें शिक्षा का राइट मिलना चाहिए, ये किसी नेता ने नहीं बनाया। जब नीचे के लोगों ने प्रेशर डाला तो उस पर कमेटी बनी, वो कमेटी की रिपोर्ट 20 साल पड़ी रही, लेकिन फिर हमारे नीचे के एक्टिविस्ट शिक्षा वाले इस पर काम करते रहे, गवर्नमेंट को मजबूर को उसको कानून बनाना पड़ा। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इनकी एक्टिविटी 40 साल पहले से चल रही है सर। राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस के मैंने बनाया नहीं, नीचे के लोगों ने प्रेशर डाला, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो देखते हैं बहुत सारे घोषणाएं होती हैं, क्यों, उसी वक्त जनता की पावर आती है। तो वो कौन बनाता है, वो नीचे वाले जो एक्टिविस्ट हैं वो एक मसौदा तैयार करते हैं, और वो फिर मसौदा जब देखते हैं कि इस बार इलेक्शन में क्या होना है तो होता है। इसलिए इलेक्शन भी ज़रूरी है, पॉलिटिकल लोगों का होना ज़रूरी है, और हर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र के एक्टिविज़म चाहिए, इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में एक्टिविज़म चाहिए, उसका भी होना ज़रूरी है। तो मैंने जो आपसे बात कही थी ना, ये जो आपने इस वक्त लोगों को देखा गया कि एक हमारा वोट बैंक है बहुत बड़ा, पसमानदा समाज, तो पसमानदा पॉलिटिकल पार्टियां पसमानदा की बात करने लगी। अब ये ज़रूरी दूसरे पसमानदा एक्टिविस्ट का है कि उनके भले के लिए कानून बनवा लें। एक सवाल इसी से जुड़ता हुआ कि वोट बैंक, वोट की लालची हर चीज़ करवाती है किसी पॉलिटिकल पार्टियों का, चाहे वो नेता वोटर के घर
के पास जाके हाथ जोड़े या फिर उनके लिए लोक लुभावन वादे करे। जब बात मुस्लिम समाज की होती है तो आज़ादी के पहले से लेकर और अब तक, अब इसको थोड़ा आज़ादी के पहले हम चले, मोमिन कॉन्फ्रेंस और तमाम तरीके के जो सामाजिक परिवर्तन के जो आंदोलन चल रहे थे, जिसमें मजदूरों की बात थी, गरीबों की बात थी, महिलाओं की बात थी और किसानों की भी बात थी उसमें, तो मोमिन कॉन्फ्रेंस को लोगों ने इतना डीलेजिटिमेट कर दिया जब आज़ाद हम हुए तो, या फिर जो एक तबका खड़ा होने लगा जो किसानों की बात अलग करने लगा, किसान संघ बना के, और मजदूरों की बात अलग करने लगा। आप समझ रहे होंगे जो लेफ्ट पार्टियाँ अपने आप को ये कहने वाली है, और एक बहुत बड़ी तंजीम जो चल रही थी, जो देश को भी बना रही थी, समाज को भी बना रही थी, लोगों को संगठित भी कर रही थी, और बिल्कुल इंडियन वे ऑफ वर्क में यहाँ के नब्ज को पकड़ के और उस पर काम कर रही थी। बहुत सारे सुधार हो रहे थे। मोमिन कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ मैं। आज एक ऐसे दौर में हम खड़े हैं जब तमाम सारी बातें हो रही है, लेकिन परिवर्तन नहीं। जिस किसी भी पार्टी को, कांग्रेस हो, दूसरी सेकुलर दलें हों, इवन भाजपा भी हो, जिस किसी को भी मुस्लिम वोट किया उसको मुस्लिम के नाम पे मिला, और मुस्लिम के नाम पे जो मिला वो केवल उन्हीं को मिला जो इलीट लोग थे या अशराफ लोग, इलीट ग्रुप थे। बिल्कुल सही है, अशराफ लोग थे। तो इस सब चीज़ों में जो एक जिम्मेदारी अभी बनती है कि जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो लोग कम से कम जब नुमाइंदगी कर रहे हैं तो जो वंचित रह गया उसके लिए कुछ करें। तो इसमें ये जो गैप देखने को मिलता है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? वो लोग नहीं कर पाए जो। दो चीज़ें बताऊँ आपसे। एक, आपने आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं। आज़ादी से पहले एक तहरीक चली, मुस्लिम जोड़े, और मुस्लिम ज़्यादातर कांग्रेस से जोड़ा। मोमिन कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, जो नहीं, आने दे। मोमिन कॉन्फ्रेंस पे कांग्रेस से जी, मोमिन कॉन्फ्रेंस जब भी रहा कांग्रेस से जोड़ा, है ना। और जो मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो बहुत बड़ा आपका एजिटेशन हुआ था, ज़ियाउर रहमान अंसारी थे, कांग्रेस इंदिरा गांधी ने फिर जमा किया, लेकिन वो एक ही मीटिंग हुई, उसके बाद फिर गायब हो गया। ज़ियाउर रहमान साहब भी ख़त्म हो गए, और वो भी कोई आज़ादी के पहले, अब आज़ादी से पहले क्या आइए, अब आज़ादी से पहले एक चला, ठीक है ना। वो उसी दौरान मुस्लिम लीग बनी। आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग में सारे एलिट ग्रुप था, तमाम नवाब थे। इसका मतलब है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस जो एक बहुत ही बेहतरीन तंजीम शुरू हुई थी, उसके काउंटर में मुस्लिम ग्रुप बना। नहीं, उसीलिए बना ना, क्योंकि वो तो कांग्रेस साथ थे, गांधी जी के साथ थे, मौलाना आज़ाद के साथ थे, और ये लोग कभी देश का बंटवारा नहीं चाह रहे थे, ठीक है ना जी। और आपको एक और बताऊं, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब ये हमारा मुस्लिम समाज, जिसमें जब होता है कि मुस्लिम का रिजर्वेशन चाहिए, ये अक्सर डिमांड होता है, मैं कभी सोचता हूँ, और मुस्लिम बैकवर्ड हो गया। अब जब मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो कौम जो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की, बैकवर्ड कब हुई, कब से हुई बैकवर्ड पलटी, इसका इतिहास बताओ। अंग्रेज़ जब आए तो हुकूमत किसके पास था? तो जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो सारे जगह नवाब थे। मैं ख़ास तौर पे यूपी, बिहार, बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में हिंदुओं के रजवाड़े रहा, तो राजा और नवाब थे। हैदराबाद का निज़ाम, अराकत का निज़ाम, अराकत आपका तमिलनाडु में है, उसको हम जानते नहीं, ठीक है ना। औरंगाबाद चले जाइए जी, उधर बंगाल का है, ठीक है, और यूपी के निज़ाम, अरे अवध के निज़ाम, ये सारे कौन थे? मुसलमान थे ना, जो ही मुसलमान जोड़े हुए थे। तो जब अब वो सही बात है कि उसके खिलाफ में, कांग्रेस के खिलाफ एक शुरू हुआ मुहिम, और उसमें सारे नवाब जोड़े, जो पावरफुल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। जब आज़ादी बंटवारा देश हुआ तो हिंदुस्तान के सारा पढ़ा लिखा पाकिस्तान चला गया। हिंदुस्तान में कौन रहा? जबकि बहुत विडंबना कही जाएगी इसको, पढ़े लिखे लोगों को तो मैं तो मुझसे आज कहिए ना, तो मुझे तो अफसोस ये है कि वो ऐसा आदमी मुसलमानों का लीडर बना जो कहीं से मुसलमान नहीं था। सही बात। पाबंदी से 5 वक्त शराब पीता था, ठीक है ना, मैं इसे कहूँगा 5 वक्त शराब पीता था। और बल्कि आज एक बहुत अच्छा एक कहीं मैं आर्टिकल पढ़ा था कि जो भी हुआ गुजरातियों ने किया,
जिन्ना को आप जानते हैं कि उनका इस्लाम से क्या लेना देना था, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई और सारे नवाब उनके साथ हुए, क्योंकि जो एलिट ग्रुप होता है उसको मज़हब से कुछ लेना देना नहीं है। मज़हब हमेशा पसमानदा ग्रुप का है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बस पसमानदा ग्रुप ही से मज़हब को मानता है, बाकी एलिट ग्रुप कभी नहीं मानता, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो। इसका मतलब है कि किसी भी ग्रुप को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले उसको एलीट बनाया जाए, और एलीट बनाने के लिए कई सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से किसी भी एक को शामिल किया जाए, या तो उसको शिक्षित कर दीजिए, नहीं तो उसे अमीर कर दीजिए। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ आपसे, ये चूँकि आजकल पॉलिटिकल चल रहा है, औरंगजेब तो छोड़ दीजिए, वो कंट्रोवर्शियल इशू है। अकबर, ठीक है ना, अकबर की कितनी बेबियाँ हिंदू थी आपको पता है? तो वो इसका मतलब तो ठाकुरों के मतलब जो है, तो इसलिए कि जो राजा है वो उसकी वजह इसमें देखिए, राजा शादी कहाँ करेगा? राजा भी करेगा ना भाई। तो मुगल, वो औरंगजेब के बाप राजा था, तो कहाँ शादी करेगा? यहाँ के मुसलमान तो करीब थे, तो राजा में शादी हो गई, ठीक है ना। तो ये बताऊं कि तो आपने जो कहा ना कि जो नवाब थे वो उनके लिए मजहब नहीं आता है, वो शादी किसी से करेंगे। मतलब एलीट, यदि साधारण शब्द में कहा जाए तो एलीट के लिए ना जाति ना मजहब कुछ नहीं होती है, वो एलीट उसके लिए एलीट ग्रुप होता है। सर हम बताते हैं, हम अभी समाज को हम ऐसे बांटे हुए हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये फला है। और हिंदू में भी आपका एलिट ग्रुप है और नीचे वाला ग्रुप है, मुसलमानों में एलिट ग्रुप है, नीचे वाला ग्रुप है, सिखों में एलिट ग्रुप है, नीचे वाला ग्रुप है, ईसाइयों में एलिट ग्रुप, नीचे वाला ग्रुप है, सब में है। मैं कहता हूँ कि समाज को आप पैरेलल बांटिए, ये एलिट ग्रुप, ये अपर क्लास, ये मिडिल क्लास और ये पसमानदा। अब जैसे इसको स्टडी कीजिए, आप तो JNU से पढ़े हुए हैं, इस पे एक प्रोफेसर हमारे प्रोफेसर इम्तियाज़ साहब मरहूम इंतकाल कर गए, उनका लेक्चर मैं सुना था, इसलिए मैं बता रहा हूँ उनका ही लेक्चर। आप देखेंगे जो नीचे वाला ग्रुप है या जो ऊपर वाला ग्रुप है, बीच वाला छोड़ दीजिए, बीच वाले थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं, बीच के होते हैं, इसलिए उनका ऊपर वालों का चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सबका एक कल्चर है। शाहरुख खान की बीवी कौन है? उसको किसी ने कहा कि लव जिहाद किया? नीचे वाला आप चले जाइए, हमारे एक दोस्त कहते हैं कि ऊपर वालों की, मुस्लिम की औरतें सिगरेट पीती हैं, शराब पीती हैं, कोई उनको बुरा नहीं कर, उनकी बेइज्जती नहीं होती है। नीचे वाला तबका है, उनकी बीवियां भी ठर्रा पीती हैं, शराब पीती हैं, बीड़ी पीती हैं, उनकी बेइज्जती नहीं होती। जो हम मिडिल क्लास वाले हैं ना, हम लोग की बेइज्जती होती है, हम लोग की नाक हमें कटती रहती है। मैं सिर्फ वो बात तो अलग चली जाएगी कि जब ऐसे आप बांटते हैं तो नीचे वाले क्या, ये तबका है पसमानदा, जो सबसे नीचे वाला है, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सब एक जैसे हैं। उनको देखेंगे मजहब को पकड़े रहेंगे, वो सारी रीति रिवाज फॉलो करेंगे। ऊपर वाले कोई मजहब को नहीं फॉलो करे, ना हिंदू फॉलो कर रहा है, ना मुसलमान फॉलो कर रहा है, ना क्रिश्चियन। आप पूछ लिए कौन सा मुसलमान जो आमिर खान, शाहरुख खान, ये कितने मतलब जो है नमाज़ पढ़ते हैं, कितने हज करने जाते हैं, कितने वो करने जाते हैं, लेकिन हम कितने 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। दूसरा, ऊपर वालों को देखिए, सबसे बड़े टोपी लगा के कौन घूमता है? साहब फारूक अब्दुल्ला साहब, मुसलमानों के नेता। उनकी बीवी कौन है? उनकी बहू कौन है? उनका दामाद कौन है? क्या मालूम कर लीजिएगा आप। और मुसलमानों के नेता कौन है साहब? जो है कांग्रेस में सलमान खुर्शीद साहब हैं, उनकी बीवी कौन है? ठीक है, और नाम नहीं लूँगा मैं, बहुत सारे हैं। ऐसे मतलब आपके कहने का मतलब ये होगा कि इस तरीके के और जितने तो लोग हैं, आप इनको अलग कर दीजिए, है ना। एक और आपको बताऊं आपसे, अभी कुंभ हुआ, हमारे दोस्त सब बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोग की कमेटियों में जाते रहते हैं, हम लोग बैठते हैं और डिस्कशन होता है, उसमें सब लोग हैं बिल्कुल। कुछ लोग RSS के भी लोग हैं, कोई BJP विचारधारा, कोई कांग्रेस को विचारधारा है, कोई समाजवादी पर, हम लोग बात करते रहते हैं। तो ये बात हमने पूछा दोस्तों ने, कौन कौन गया था भाई कुंभ नहाने? कोई नहीं मिला। हमने कहा भाई तो कुंभ में गया कौन था? तो पता चला कुंभ में एक तबका वो गया, हम नहीं जा सकते थे, आप नहीं जा सकते क्योंकि आप 15 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते हैं। दूसरा, 15 लाख रुपया आप खर्च नहीं कर सकते। 15 किलोमीटर पैदल कौन चलेगा? नीचे वाला तबका। 15 लाख खर्च कौन करेगा? ऊपर वाला तबका।
तो ऊपर वाले गए, नीचे वाले गए, बीच वाले नहीं गए हैं। आप सर्वे कीजिए ना कभी आप। तो जब आप इस टपके को बताएंगे तो आगे बढ़ने के लिए, और ये हर मैं से बता रहा हूँ, आगे बढ़ने के लिए नीचे से जब ऊपर जाएंगे ना, तो धीरे धीरे जब ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब बिल्कुल ही आप जो है मज़हब को खाली आप जो है सियासी इस्तेमाल करेंगे, तो आप टॉप पे पहुँच जाएंगे, बिल्कुल उस क्लास से पहुँच जाएंगे। एक चीज़, चूँकि हम लोग ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर तरीके से कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गंभीर व्यक्ति से कर रहे हैं जो तमाम सारे पदों पे हैं, तमाम जर्नी इन्होंने खुद तय की है, और देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोफेसर हैं, अब डीन भी रह चुके हैं और डायरेक्टर भी हैं, और इसके इतर भी कई सामाजिक जिम्मेदारियों में भी आप। मैं एक बात ख़त्म करूँ, जो बात सवाल पूछा, सवाल का जवाब रह गया आज़ादी से पहले वाला। तो मैं कह रहा था कि आज़ादी के बाद सारे एलिट ग्रुप, आप जो कहते हैं कि कुछ डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, सारा एलिट ग्रुप पाकिस्तान चला गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोग कहते हैं कम से कम जो है 400 करीब 450 एकेडमिशियन थे, उनमें से मुश्किल से 50-60 बच्चे सब चले गए। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान को थोड़ी सी इतनी पावर थी कि पाकिस्तान या बांग्लादेश जा सकता था, वो चले गए। ईस्ट के लोग ईस्ट पाकिस्तान गए और वेस्ट के लोग वेस्ट पाकिस्तान गए, उस ज़माने जो बना था। अब बचा कौन? इसका मतलब जो लोग बचे थे वो बिल्कुल ही कमज़ोर, यानी सुख नीचे वाला स्टेटा के थे, हम जैसे लोग, यही लोग बचे थे ना। लेकिन आज 50, 60, 70 साल में आप देखेंगे कि जो मुसलमान हर पोजीशंस पे आया है, साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, बिजनेसमैन भी है, तो ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने तरक्की नहीं किया है। क्योंकि ये जो तबका आज इस लेवल पे आप देखें, मुझ जैसे लोग, हम और मैं अकेले नहीं हूँ, अब आप सर्वे करेंगे तो हज़ारों मिलेंगे लोग, है ना, जो अच्छी पोजीशन पे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि मैं भी समझता था कि मुसलमान मतलब सिर्फ यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम से नहीं है। मैं महाराष्ट्र में गया, मराठी मुसलमान खूब पढ़े लिखे हैं, IIT से PhD किए बड़े बड़े प्रोफेसर सब हैं,